चल देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं C4 रिएक्शन की। अब C4 पाथवे को हम कहते हैं HN स्लैग पाथवे। इससे पहले कि हम C4 पाथवे पे जाएं, हम थोड़ा सा इधर चलना चाहेंगे अपने C3 पाथवे के थोड़े से चीज़ों के ऊपर कि C3 पाथवे में क्या क्या चीज़ें थी। आप अगर C3 पाथवे को देखेंगे तो C3 पाथवे में हमने कुछ रिएक्शंस बताई थी। C3 प्लांट्स जो होते हैं उसमें कुछ रिएक्शंस बताई थी और वो रिएक्शन का एक हमने ओवरव्यू दिया हुआ है। वो ओवरव्यू क्या है जरा सा देख लीजिए इसको। जब हम लोगों ने बात करी थी लाइट रिएक्शन की, तो लाइट रिएक्शन में हमने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से इसमें चलता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमने बताया था, याद है? जेड स्कीम वाला। हाँ, जेड स्कीम, वेरी गुड। ये लाइट रिएक्शन का पार्ट था, ठीक है। और लाइट रिएक्शन में हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटोसिस्टम सेकंड यानी 680 वाला जो है, P फॉर पिगमेंट है। P के मतलब क्या होता है यहाँ पे? पिगमेंट। यहाँ पे P680 लिख रहे हैं, P700 लिख रहे हैं। इस P का मतलब क्या है? P का मतलब है पिगमेंट, ठीक है। और ये पिगमेंट क्या है? ये क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल, ठीक है। क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल है, याद है? यहाँ पे ये एक्साइट हुआ था, मैग्नीज और क्लोराइड आयन की प्रेजेंस में वाटर स्प्लिटिंग हुई थी, जिसकी वजह से जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन था वो इसको मिल गया था। ये एक्साइट होकर PO5T प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम B6F प्लास्टोसियानिन यहाँ गया था। यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठा और ये फेरिडॉक्सिन और FAMN और FNR और यहाँ पे पहुंच गया था NADP के ऊपर, तो इसने NADPH2 बना दिया था, याद आ गया? ये एक पूरा रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। इसे जेड स्कीम कहते हैं। हिल रिएक्शन यही है। इसको कुछ इस तरीके से और देखें तो और डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई थी। एक छोटा सा क्विक रिवीजन है लाइट रिएक्शन का। पहले फोटोसिस्टम सेकंड चलता है, फिर फोटोसिस्टम फर्स्ट चलता है। इस लाइट रिएक्शन में बना क्या था? आप देखिए, इस लाइट रिएक्शन में बना था ATP, NADPH और यहां से निकल रही थी ऑक्सीजन। क्लियर? ये काम हो रहे थे यहाँ पे, ठीक। ये ऑक्सीजन निकल रही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं? नो सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक छोटी सी बात हम बताने जा रहे हैं आपको, और वो छोटी सी बात बहुत बड़ी बात है। असल में आपको लगे कि ये छोटी सी है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन पिछली बारों में बहुत आए हैं। और वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया है कि आपने वीडी साइट्स का नाम सुना है। किसका नाम सुना है? वीडी साइट्स, यानी कि प्लांट में वीड कंट्रोल की बात करते हैं, ठीक है। या पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड्स तो जो पेस्ट को मारेंगे, वीडीसाइड जो होते हैं जो वीड को मारते हैं, ठीक है। अब वीडीसाइड्स जो होते हैं उसमें दो नाम आएंगे यहाँ पे, DCMU, डाइमिथाइल यूरिया, डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया, और पैराक्वाट, ठीक है। यस सर। ये दो नाम आपको पकड़ना है, ठीक। DCMU और पैराक्वाट, ये दोनों क्या है? वीडीसाइड्स हैं, या हर्बिसाइड्स आपने नाम सुना होगा, हर्बिसाइड्स, ठीक है। हर्ब्स को मारते हैं, ठीक। अब ये जो आपके हर्बिसाइड्स हैं, इन हर्बिसाइड्स की खास बात क्या होती है कि ये इन प्लांट्स को खत्म करेंगे। अब प्लांट्स को कैसे खत्म करेंगे? दो हर्बिसाइड्स के नाम आपने पकड़े। DCMU के ऊपर क्वेश्चन कई बार आया है, पैराक्वाट हम एक नया बता दे रहे हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ब्लॉक करते हैं। तो DCMU जो होता है ये फोटो सिस्टम सेकेंड से फर्स्ट के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को रोकता है। कौन है वो? DCMU, डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया, ठीक है। और पैराक्वाट जो होता है, ठीक है, दो नाम और आते हैं। ये पैराक्वाट जो है ये क्या है? पैराक्वाट और डाइक्वाट, ये भी बाइपाइरिडिलियम हर्बिसाइड्स हैं। ये आपके फोटो सिस्टम्स फर्स्ट के आगे ब्लॉक करते हैं, पैराक्वाट, ठीक है। ये इसके आगे की रिएक्शन को ब्लॉक कर देंगे,
पैराक्वाट। क्लियर? ये दो नाम याद कर लीजिएगा, एक DCMU है, एक पैराक्वाट है। ये क्या कर रहे हैं? ये इनके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ही कर दे रहे हैं ब्लॉक। पैराक्वाट का यूज नहीं करते हैं जनरली। क्वेश्चन आया क्यों? पैराक्वाट का यूज क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि पैराक्वाट जो होता है ये एक तरीके का पॉइजन है। ये प्लांट्स को तो मारेगा ही मारेगा, प्लांट्स के क्लोरोफिल को भी खत्म कर देगा। और जब प्लांट्स का क्लोरोफिल खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? तो प्लांट्स के क्लोरोफिल को खत्म करके प्लांट्स तो खत्म कर दिया, लेकिन उसके बाद वो प्लांट्स अगर किसी एनिमल के अंदर चले गए तो ये उसके लिए भी हार्मफुल होता है। इसलिए पैराक्वाट का और डाइक्वाट का यूज नहीं करते हैं, यहाँ इसको करते हैं DCMU का यूज। ठीक है, समझ में आ गई बात या नहीं? तो ये हर्बिसाइड्स होते हैं। ये एक पॉइंट जो पकड़ना था वो हमने आपको बता दिया। तो DCMU इस तरफ लगेगा और पैराक्वाट इस तरफ लग जाएगा और इसे ब्लॉक कर देगा। इसके बाद C3 साइकिल की बात करी थी हम लोगों ने, C3 यानी कैल्विन साइकिल की। और कैल्विन साइकिल का ये एक ओवरव्यू है, उसको देखिए। कैल्विन साइकिल का जो ओवरव्यू है उसको अगर आप देखेंगे तो आपने राइबोलोज बाइफॉस्फेट से शुरू किया था, याद है? कैल्विन साइकिल यानी C3 साइकिल में 3 रिएक्शन थी। वो 3 रिएक्शन क्या थी? सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन, फिर रिडक्शन और फिर रीजनरेशन। आप जरा देखिए यहाँ पे, यहाँ RUBP के 6 मॉलिक्यूल उठाए गए हैं, फिर 12 मॉलिक्यूल बन गए हैं PGA के, और PGA से बन जाता है PGAL। ठीक है, ये PGAL और PGAL से देखिए ये मॉलिक्यूल है PGAL के, कितने बन गए? 12 मॉलिक्यूल। और PGAL के 12 मॉलिक्यूल में से जो 2 मॉलिक्यूल है उससे तो बन जाएगा ग्लूकोज, फिर सुक्रोज और ये स्टार्च बन जाएगा। बाकी के जो 10 मॉलिक्यूल है ये वापस से आगे बढ़ेंगे। और इन 10 में से देखिए 4 मॉलिक्यूल जो है डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट, यहाँ डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट, 2 मॉलिक्यूल ये, 2 मॉलिक्यूल ये, दिख रहा है? ठीक है, ये डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल हो गए। देखिए 2 इधर से लाइनें उठ रही हैं, 2 लाइनें आ रही हैं इधर, तो 2 और 2 4 हो गए इधर, और 2 ये 6 हो गए। इससे जो 2 मॉलिक्यूल थे वो दोनों जुड़ के ये आ गया आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज से एरिथ्रोज और जाइलोज, और एरिथ्रोज जाइलोज में एरिथ्रोज जुड़ जाता है फिर डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट के साथ में, बनाता है सेड्यूहेप्टेलोज, सेड्यूहेप्टेलोज फिर ये, और सेड्यूहेप्टेलोज फिर वापस इस वाले PGAL से जुड़ के यहाँ बनाता है राइबोज और जाइलुलोज, और राइबोज बन जाता है राइबोलोज, और जाइलोज बन जाता है जाइलोज। तो ये आपके, और यहां से देखिए जाइलोज ये है, ये 3 पे तीनों यहां आ जाते हैं, यानी 2 4 6, और ये राइबोज बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, वापस रीजनरेशन हो जाता है। क्लियर है? ये उसी रिएक्शन का आगे का पार्ट है, C3 के आगे का पार्ट है। क्लियर है? यस सर। रिवाइज कर लिया C3 साइकिल, बोलिए कोई दिक्कत? C3 साइकिल कुछ इस तरीके से होता है। आप अगर और गौर से देखें तो कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, यहां से रीजनरेशन। क्लियर? कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, और ये आगे की चीज ये आपका बन जाता है ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, ये बन गया। क्लियर? बोलिए कोई दिक्कत? हमने C3 के हर एक तरीके से समझाने की कोशिश करती C3 को, यहाँ कौन कौन से रिएक्शन हो रही है, कितने ATP कहाँ लग रहे हैं, ये भी सब पूरी चीजें लिखी हुई। अब इससे ज्यादा C3 हम नहीं समझा पाएंगे। ये पॉइंट आपके C3 के हो गए और इसके हो गए। अब हम लोग चल रहे हैं C4 के ऊपर, लेकिन इससे पहले कि हम C4 पे चले, हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे C3 की। और C3 प्लांट्स की जो स्टार्टिंग हुई थी, उस स्टार्टिंग में हम लोगों ने कहा था C3 में कार्बोक्सिलेशन एक रिएक्शन होती है, कार्बोक्सिलेशन। ये जो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, इसमें क्या होता था, हमारा RUBP था, राइबोलोज बाइफॉस्फेट था, उसमें जुड़ती थी कार्बन डाइऑक्साइड। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? 6 RUBP लेते थे, 6 कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ते थे और बन जाता था 2 कार्बोक्सी 3 कीटो डाइफॉस्फोराइबोटॉल, और अनस्टेबल के बाद जो स्टेबल बनता था वो था 3PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और इसके लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ रही थी, उसका नाम था रुबिस्को। फुल फॉर्म होती है इसकी राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। यानी कि इस एंजाइम की खासियत क्या है? इस एंजाइम की खासियत ये है
कि ये कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों एक्टिविटी शो करता है। कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी का मतलब है एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यानी ये भाई साहब डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं ना ऑक्सीजन में ना ही कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती तो इस RuBP में कौन जुड़ जाता, कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाती और हमारा C3 साइकिल चलने लगता। लेकिन बेटा अगर यहां पे RuBP होता और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती तो सेम एंजाइम रूबिस्को ही क्या कराता, इसमें ऑक्सीजन को जोड़ता और बनाता PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, और वो 2 कार्बन का एक कंपाउंड होता। क्लियर? तो 3 कार्बन का ये हो गया, 2 कार्बन का ये हो गया, टोटल 5 कार्बन का RuBP होता ही है। तो आपको ये रिएक्शन समझ में आई। ये रिएक्शन अगर चल जाए, ठीक है, तो समस्या खड़ी हो जाएगी। समस्या क्या खड़ी हो जाएगी? समस्या ये खड़ी हो जाएगी कि अब ये 2 कार्बन का कंपाउंड आगे बढ़ेगा, अपनी रिएक्शन को पूरा करेगा और ये रिएक्शन को पूरा करेगा और पूरा करते हुए फिर से ये RuBP बना लेगा। यानी कि एक साइकिल ये भी चलाएगा। C3 में भी यही होता था कि यहाँ रिएक्शन होती थी, पूरी होती थी, RuBP बन जाता था, लेकिन इस C3 में हमें रिजल्ट मिल जाता था ग्लूकोज, मिलता था। यस सर। लेकिन इस साइकिल में हमें ग्लूकोज ना मिलके हमारे 2 ATP का नुकसान होगा, 2 ATP की कमी हो जाएगी और यानी कि ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है। इसलिए इस प्रोसेस कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। क्लियर हुई मेरी बात? ये प्रोसेस क्या कहलाया? फोटो रेस्पिरेशन। अगर ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो कर देगा तो हम कहां पहुंच जाएंगे? फोटो रेस्पिरेशन में पहुंच जाएंगे। और भाई साहब जितने भी C3 प्लांट्स हैं उनमें ये समस्या बनी हुई है। उनकी जो लीफ होती है, उसका जो स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी है, उसको अगर आप देखेंगे तो C3 प्लांट्स की एनाटॉमी ऐसी है जिसमें वो कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों एक्टिविटी शो कर सकता है। कहीं अगर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शुरू हो गई और प्लांट्स को नुकसान शुरू हो गया। फोटोसिंथेसिस में फायदा होने के बजाय उन्हें फोटो रेस्पिरेशन से नुकसान होने लगा और ये नुकसान प्लांट नहीं झेलना चाहते। इसलिए प्लांट्स ने बाय द टाइम अपने आप को क्या करा? इवॉल्व किया और इवॉल्व करके एक नई एनाटॉमी का शुरुआत करी। देखिए एक नई एनाटॉमी इन्होंने शुरुआत कर दी। ये लीफ जो थी, इस लीफ के अंदर अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें इस लीफ का, तो इस लीफ का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है? अंदर से वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। इसमें बाहर की तरफ एपिडर्मिस होती है, ठीक है, ये एपिडर्मिस होगी, इसे अपर एपिडर्मिस कहते हैं। इसके नीचे वाली हो गई एपिडर्मिस, इसे लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा ज्यादा होते हैं, अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा कम होते हैं। और यहाँ पे इसका जाइलम फ्लोएम होता है और बीच में मीजोफिल टिश्यू होते हैं, ठीक है, मीजोफिल टिश्यू होते हैं पूरे में। वो पहले सेट पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिवाइड होते हैं। लेकिन जो C4 प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स एडवांस हो गए, तो C3 ने अपने आप को एडवांस वर्जन में बदला, तो इनके जाइलम और फ्लोएम के ऊपर एक स्पेशल टाइप की शीट आ गई। इसको क्या कहा हमने? बंडल शीट कहा। इसको हमने क्या कह दिया बेटा? बंडल शीट कह दिया। हेयर ही होती है। बंडल शीट ये रीथ लाइक फैशन में होती है, ठीक है। रीथ यानी कि गजरा। गजरा आपने देखा होगा, अपने जूड़े के ऊपर लगाती है, यानी ये जूड़ा हो गया, उसके ऊपर ये गजरा, तो ये उस तरीके का एक स्ट्रक्चर बन गया। और इस एनाटॉमी को कहते हैं, ये जो है इसके आसपास ये मेसोफिल सेल्स हैं और इस तरीके की एनाटॉमी कहलाती है क्रेन्स एनाटॉमी, ठीक है, KRENZ है ना, क्रेन्स एनाटॉमी। समझ में आई बात या नहीं? क्रेन्स एनाटॉमी समझ में आ गई? इसका मतलब क्या है कि अब यहां सीन बदल गया।
यहाँ सीन जो बदला उस सीन की हम बात करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने क्या कहा, जो हमारी C3 प्लांट्स की लीफ थी, उन C3 प्लांट्स की लीफ में ये एपिडर्मिस हुआ करती थी, ठीक है, ये एपिडर्मिस हुआ करती थी, और इस एपिडर्मिस में कुछ नहीं था, ये पैलिसेड पैरेन्काइमा था और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा था, ये जाइलम और ये फ्लोएम था, यहाँ ये पूरा मेसोफिल टिश्यू था, इसके ऊपर कोई ऐसी बंडल शीट की कवरिंग नहीं थी। तो सिंपली यहाँ जैसा यहाँ होता था, जैसा यहाँ होता था, वैसा ही हो रहा था, सब सही था। यहाँ की जो सेल्स थी, इन सेल्स के अंदर होगा क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और इस फोटोसिंथेसिस के लिए जो एंजाइम चाहिए था, पहला एंजाइम अभी हमने जो बताया उसका नाम था रूबिस्को, ये हुआ करता था। लेकिन यहां सीन बदल गया, यहां असल फोटोसिंथेसिस होती है बंडल शीट सेल्स में। असली फोटोसिंथेसिस कहां होगी, असली खाना बनता है बंडल शीट सेल्स में, और बंडल शीट सेल्स के जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर मिलता है रूबिस्को। तो आसपास की जो सेल्स हैं, इनके अंदर भी तो क्लोरोप्लास्ट हैं, तो इनके क्लोरोप्लास्ट में नहीं मिलता रूबिस्को, उसकी जगह मिलता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, पैकेज मिल जाता है, ठीक है। समझ में आई बात या नहीं, कोई दिक्कत? यानी बंडल शीट सेल्स पे हमें क्या मिलेगा, रूबिस्को मिलेगा, और क्लोरोप्लास्ट के जो आसपास मीसोफिल सेल्स हैं, इन मीसोफिल सेल्स में क्या मिलेगा आपको, पैकेज एंजाइम मिलेगा। बोलो कोई दिक्कत? यानी कि अब जब यहां से डायरेक्ट ऑक्सीजन अंदर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी, स्टोमेटा है ये, स्टोमेटा से ये होता है ना, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती जाती है, तो ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, इसमें ऑक्सीजनेज एक्टिविटी हो ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैकेज एंजाइम है, ना कि रूबिस्को। क्लियर है मेरी बात? यस सर, पैकेज एंजाइम है, ना कि रूबिस्को। इसलिए ये अब जब ऑक्सीजनेज एक्टिविटी नहीं शो करेगा, जब ऑक्सीजनेज एक्टिविटी यहाँ शो नहीं होगी, तो ये प्लांट अपने आप को और ज्यादा एडवांटेज दिखाएगा कि इसमें एटीपी का लॉस नहीं है, वाटर का लॉस नहीं है, कम वाटर लॉस हो रहा है। ऐसे प्लांट्स, उसमें पहला प्रोडक्ट जो बनेगा वो 4 कार्बन का कंपाउंड बनता है। कैसे बनता है? देखिए, इसमें रिएक्शन 2 जगह होगी, इसमें रिएक्शन 2 जगह होगी। आपने देखा बाहर की तरफ मीसोफिल सेल थी, बाहर की तरफ कौन सी थी, मीसोफिल सेल थी, अंदर की तरफ जो थी वो थी बंडल शीट सेल्स, ठीक है, यस सर, बंडल शीट सेल्स। तो मीसोफिल सेल्स के अंदर आपको मिल रहा है क्लोरोप्लास्ट, हम इसके क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और वहां पीईपी मिल रहा है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट मिल रहा है, जबकि बंडल शीट सेल्स पे आपको मिल रहा है आरयूबीपी। समझ में आई बात या नहीं? आरयूबीपी में कौन जुड़ता है? खाना बनने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ना है, लेकिन आरयूबीपी में जोड़ने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है रूबिस्को, ठीक है। ये एंजाइम चालू है, ये कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दोनों शो करेगा। हम यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ही लाएंगे, यहाँ हम ऑक्सीजन आने ही नहीं देंगे। तो जब यहाँ ऑक्सीजन ही नहीं आएगी तो क्या होगा, यहाँ खाना बनता रहेगा, कोई भी लॉस नहीं होगा। यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन सबसे पहले यहाँ से आती है, ऑक्सीजन यहाँ पे आपने देखा कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मीसोफिल सेल को पहले टारगेट करेगी, उसके बाद यहाँ से जो कुछ भी बन जाएगा वो हम डालेंगे बंडल शीट सेल्स में। समझ में आई बात या नहीं? तो अब हम बस यही काम करने जा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जब आएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड पहले इससे जुड़ेगी, CO2 किससे जुड़ेगी, PEP से, ना कि RUBP से। और इसको जोड़ने के लिए जो एंजाइम चाहिए होगा उसका नाम क्या है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, पैकेज एंजाइम। और इससे जुड़ के क्या बन जाएगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या बन जाएगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है ये 4 कार्बन का कंपाउंड है, 4 कार्बन कंपाउंड। क्लियर है? यस सर। पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन बना, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसके बाद ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड अपने फर्दर कुछ रिएक्शन करके पहुंचेगा यहाँ, और यहाँ से ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और जब कन्वर्ट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ ही निकाल देगा। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ निकालेगा तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन पकड़ेगा, RUBP पकड़ेगा, इन प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम,
रूबिस्को। को ठीक है, समझ में आई बात या नहीं? और ये बना देगा क्या, वही PGA, PGA से PGAL और PGAL से फिर आगे कन्वर्ट होते 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 वापस से ये आ जाएगा। समझ में आई बात या नहीं? और इधर आकर फ्रक्टोज और ये सब क्या हो गया, ग्लूकोज बन गया। तो यहाँ ये C3 साइकिल चल रहा है और यहाँ ये बदलने के बाद यहाँ पे जो कुछ भी बदलेगा, जैसे ये इसने कार्बन डाइऑक्साइड तो निकाल दी, ये बदल गया किसमें, मैलिक एसिड में, और ये मैलिक एसिड में वापस कन्वर्ट होकर ये फिर ऊपर जाएगा और फिर ये बना देगा। यानी कि ये एक साइकिल चल रहा है, 4 कार्बन की वजह से लेके ये आगे ये एक पूरा साइकिल चल रहा है। और ये तो अपना C3 साइकिल चल ही रहा है। नहीं समझे बात? C3 साइकिल कहाँ चल रहा है, बंडल शीट सेल्स पे, क्योंकि उसे खाना बनाना है तो C3 साइकिल तो चलना ही पड़ेगा। समझ में? एसिड आपने लिखवाया है? पायरुविक अभी आ रहा है कौन सा मैलिक एसिड, कौन सा पायरुविक एसिड, अभी सारी चीजें हम बता रहे हैं। जस्ट हम एक सिनेरियो बता रहे हैं अभी, चूंकि हम पूरा आपको दिखाएंगे कि किसमें क्या होता है। तो ऐसे प्लांट्स जिसमें ये एनाटॉमी मिल रही है, क्रेन्स एनाटॉमी, ये क्रेन्स एनाटॉमी जिन प्लांट से मिल रही है उनको कहते हैं C3 प्लांट्स, C4 प्लांट्स, क्योंकि इनमें पहला कार्बन कंपाउंड जो फिक्स होके बना है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज 4 कार्बन कंपाउंड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड C4 साइकिल और C4 प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जिनमें हो रहा है वो C4 प्लांट्स हो गए। क्लियर? तो C3 प्लांट्स से C4 प्लांट बेटर होते हैं। क्लियर है ये मेरी बात? C3 प्लांट से C4 प्लांट ज्यादा बेटर होंगे क्योंकि उनमें ये लॉस नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है, कौन सा लॉस नहीं हो रहा है? फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है। समझ में आई बात? ATP का जो लॉस। अब पहले हम लोग फोटो रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, हम आपको पहले फोटो रेस्पिरेशन पढ़ाएंगे और उसके बाद जो भी बात होगी वो करेंगे। पहले हम आपको फोटो रेस्पिरेशन पढ़ाने की कोशिश करेंगे। देखिए साहब, फोटो रेस्पिरेशन जो होता है उसमें क्या होता है, C3 C4 यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन इसमें नहीं है। यहाँ है आपका फोटो रेस्पिरेशन। पहले ही समझिए फोटो रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है। हमने आपको फोटो रेस्पिरेशन के लिए ये बता दिया कि आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो रूबिस्को एंजाइम है, वो रूबिस्को एंजाइम क्या कर रहा था, RUBP में किसको जोड़ रहा था, ऑक्सीजन को जोड़ देता है, तभी इस प्रोसेस को कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। और इसमें क्या चीज बन रही थी, 2 चीजें बन रही थी, हमने आपको बताया। एक बन रहा है फॉस्फोग्लाइकोलेट और एक बन रहा है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA। देखिए ऑक्सीजन जोड़ने के बाद क्या हुआ, एक फॉस्फोग्लाइकोलेट बना और एक बना PGA। समझ में आई बात या नहीं? कोई दिक्कत? ये अभी नीचे वाला हो जाएगी, अभी ऊपर की इस रिएक्शन पकड़िए। RUBP में ऑक्सीजन जुड़ा बना एक ये है 3 कार्बन कंपाउंड, ये है 2 कार्बन का कंपाउंड। क्लियर? फॉस्फोग्लाइकोलेट से ग्लाइकोलेट में कन्वर्जन होता है, ग्लाइकोलेट से ये ग्लाइकोलेट पहुंचता है कहां, पर ऑक्सीसोम में। इस पॉइंट को पकड़िएगा, ये काम कहां हुआ था, क्लोरोप्लास्ट में। ग्लाइकोलेट पहुंचा पर ऑक्सीसोम में, पर ऑक्सीसोम में ये ग्लाइकोलेट ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट हुआ और ग्लाइऑक्सिलेट से ग्लाइसिन बनाया। और ग्लाइऑक्सिलेट में अगर ग्लूटामेट को जोड़ दिया जाए तो ये अल्फा कीटोग्लूटारेट में बदल जाता है। ये पहले आपके एनसीईआरटी में था लेकिन अब नहीं है, लेकिन हम फिर भी बता देते हैं कि इसे जोड़ने से ये बन जाता है। ये ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो गया। ठीक, ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो गया। कौन, जो चला था बेचारा फॉस्फोग्लाइकोलेट, पर ऑक्सीसोम में आते आते ये फाइनली ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो गया। और ये ग्लाइसिन यहां नहीं रुकती है, ये पहुंचती कहां, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया में ये ग्लाइसिन जब जाती है तो ये कन्वर्ट होती है सेरीन, CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया निकाल रही है। साथ ही साथ यहाँ NADH का फॉर्मेशन हो रहा है। समझ में आई बात? यहाँ एक NADH बन रहा है। बोलो कोई दिक्कत? ये सेरीन वापस पहुंचती है कहां, पेरोक्सिसोम में, और हाइड्रोक्सी पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाती है। हाइड्रोक्सी पाइरूवेट ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोक्सी पाइरूवेट जब ग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है तो NADH यूज हो जाता है। एक यहां बना था, एक यहां यूज हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस हो गया।
लेकिन जो ये ग्लिसरेट वापस पहुंच गया क्लोरोप्लास्ट में, ये पीजीए में जब कन्वर्ट होता है तो यहाँ एटीपी का यूज हो जाता है, जिसकी वजह से एक पीजीए बनेगा, ऐसे ही दूसरा एटीपी का यूज होगा तो दो एटीपी यहाँ लग जाएंगे, दो पीजीए बनेंगे और इस पीजीए से आरयूबीपी बन जाएगा वापस। बोलो कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा एक साइकिल था जो 3 स्टेप में चला, ठीक है। और 3 स्टेप का मतलब मेरे कहने का ये है कि 3 सेल ऑर्गेनेल्स हैं। पहला सेल ऑर्गेनेल है आपका क्लोरोप्लास्ट, फिर पेरोक्सिसोम और देन माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, उसके बाद ये आता है पेरोक्सिसोम में, पेरोक्सिसोम, और फिर लास्ट ये चलता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये सीक्वेंस है, ये पूछा गया है नीट में। सीक्वेंस क्या होता है, किस चीज का? फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। इस पॉइंट को पकड़ लिया अगर आपने तो आपको सब समझ में आ गया। पहली बात हमने आपको बताया फोटो रेस्पिरेशन क्यों हो रहा है। फोटो रेस्पिरेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां रुबिस्को एंजाइम ने ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो कर दी। किन प्लांट्स में हो रहा है? वो प्लांट्स हैं C3 प्लांट्स। C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है। पहला प्रोडक्ट क्या बन रहा है? फॉस्फोग्लाइकोलेट, जो 2 कार्बन का है, यहां से खेल शुरू होगा, और एक 3 कार्बन का भी कंपाउंड होता है पीजीए। क्लियर है? फॉस्फोग्लाइकोलेट जब आपके पेरोक्सिसोम में पहुंचेगा तो किस में आ गया? ग्लाइकोलेट, ग्लाइऑक्सिलेट और ग्लाइसिन। ग्लाइऑक्सिलेट और ग्लाइसिन में, ये ग्लाइसिन जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तो क्या बनेगा? सीरीन। क्वेश्चन सीरीन से भी पूछा गया कि सीरीन कहां बनता है। दूसरी बात, ग्लाइसिन जब सीरीन में कन्वर्ट होता है तो क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एक नुकसानदेह है, अमोनिया वापस इसमें जुड़ जाती है। देखिए, इसमें जुड़ जाती है अल्फा कीटोग्लूटारेट में, और ये ग्लूटामेट बना देती है, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और ऑक्सीजन जुड़ रही है। ऑक्सीजन का जुड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, रेस्पिरेशन हो गया, ऑक्सीजन, ठीक है। रेस्पिरेशन, इसीलिए ये फोटो रेस्पिरेशन है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रहा है, ठीक, ये रेस्पिरेशन। और यहाँ वापस से NADH, देखिए यहाँ जो जितने बने थे उतने यूज हो गए, तो NADH तो हो गए खत्म, लेकिन यहाँ 2 ATP, क्योंकि एक पीजीए बन रहा है, RUBP में ऐसे 2 पीजीए लगेंगे, तो 2 ATP की जरूरत पड़ जाएगी। ये साइकिल 2 बार चलेगा, इसलिए ये 2 ATP का नेट में आपको लॉस झेलना पड़ेगा। ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है। फोटो रेस्पिरेशन किसमें होता है? C3 प्लांट्स में होता है। सीक्वेंस क्या है? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। ये सीक्वेंस याद रखिएगा। सारी बातें हो गई, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। सीक्वेंस सारे याद रखिएगा। एक बार इसको कहीं चाहिएगा अपनी एनसीईआरटी में अगल बगल में कहीं, ये पूरा बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसी के साथ फोटो रेस्पिरेशन खत्म होता है। अब फोटो रेस्पिरेशन खत्म हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि C3 प्लांट्स में कुछ ना कुछ दिक्कतें थी, तो अब उन्हें अपने आप को एडवांस करना पड़ेगा। C3 प्लांट से बदल गए क्या? C4 प्लांट्स। उन्होंने अपनी एनाटॉमी को बदला। उस एनाटॉमी क्या कहते हैं? क्रेन्ज एनाटॉमी कहते हैं। क्रेन्ज एनाटॉमी मतलब रीथ लाइक, है ना। उसमें इसके जो सेल्स हैं वहां क्लोरोप्लास्ट, जो वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल को कवर करे हुए बंडल शीट होती है, ठीक है। समझ में आई बात या नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अब जो हम C4 साइकिल पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लीजिए। याद करने के लिए कुछ पॉइंट आपको दे रहे हैं। सबसे पहले हैच एंड स्लैक पाथवे के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। C4 को ही हम हैच एंड स्लैक पाथवे कहते हैं। वही इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ली थी, जैसा कि आपने कार्बन में देखा था, कार्बन साइकिल रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड ली थी फ्लोटिंग वाली, वही रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड लेके इन्होंने पूरा बनाया है। पहला स्टेबल कंपाउंड होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसीटेट भी कहते हैं इसे। दूसरी बात, ये कहां होता है? नंबर ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट्स, बोथ मोनोकॉट्स में भी होगा और डाइकॉट्स में भी होगा। मोस्टली मोनोकॉट है, कुछ डाइकॉट भी है। मेज, शुगर केन, सॉरगम, ठीक है, आर्टिप्लेक्स, एमरंथस, ठीक है, सेलसोला, ये कुछ ऐसे नाम हैं
जो ज्यादा पूछे गए, एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, मेज, शुगर केन, सॉर्गम, आर्टिप्लेक्स, एमरैंथस और सेल्सोला। ठीक है, ये एग्जांपल्स पूछे गए हैं, आपके एनसीईआरटी में भी कुछ लिखे हुए एग्जांपल्स, आप देख सकते हैं इसके एग्जांपल्स को। मेज और सोरगम ही लिखा हुआ है। मेज और सॉर्गम है, लेकिन ये भी है नाम शुगर आपके। केन नहीं। ठीक है, तो ये नाम आपको याद करना है, नहीं याद करेंगे तो इसमें नुकसान मेरा नहीं है, आप ही का है कि C4 साइकिल कहाँ चल रही है, इसके एग्जांपल्स। ठीक है, जिसमें ज्यादातर तो आपके मोनोकॉट्स हैं, जैसे आपने कहा आर्टिप्लेक्स, शुगर केन, मेज, साइप्रस। साइप्रस है इसमें? नहीं है। CYPERUS, ये सब क्या है? मोनोकॉट है। एक जो आपको दिख रहा है एमरैंथस, ये क्या है? डाइकॉट है। मोस्टली मोनोकॉट होते हैं, एक आध डाइकॉट है, ये पॉइंट पकड़ने वाला था। ठीक है, दूसरी बात, देयर आर नो नोन C4 जिम्नोस्पर्म ब्रायो एल्गी। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं? यस सर। कौन कौन से नहीं होते हैं? ना जिम्नो में होगा, ना ब्रायो में होगा, ना एल्गी में होगा। नो जिम्नो, नो ब्रायो, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट और एल्गी, इन तीनों में C4 साइकिल देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी C4 प्लांट नहीं है। ठीक है, कोई भी C4 नहीं है, ये पॉइंट पकड़ने वाले हैं। कुछ ऐसे पूछ लिए जाते हैं तो फिर दिक्कतों में फंस जाएंगे आप। ठीक है, C4 की हमने जो एनाटॉमी की बात करी, जो एनाटॉमी है, कौन सी एनाटॉमी है? ये है क्रेन्स एनाटॉमी। ठीक है, इसमें क्या होता है? वैस्कुलर बंडल को कवर करे हुए बंडल शीथ सेल्स होती है, और बंडल शीथ सेल्स को कवर करे हुए मेसोफिल सेल्स होती हैं। क्लियर? पॉइंट पकड़ने वाले थे, जो लिखने वाले थे आपने लिख लिए। अब आ जाते हैं साइकिल के ऊपर और इसकी स्टडी करते हैं। देखिए, आपने कहा कि आपका ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये मेसोफिल, क्लोरोप्लास्ट में दो तरीके के क्लोरोप्लास्ट हो जाएंगे, मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट, बंडल शीथ के क्लोरोप्लास्ट, हमने आपको बताई। और ये उनके क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो काम चल रहा है वो, ये मेसोफिल सेल्स हो गई और ये बंडल शीथ सेल्स हो गई। मेसोफिल सेल्स में हमने आपको बताया इनके क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा? PEP होगा, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट होगा। ठीक है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, PEP। जब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करती है और बनाती है H2CO3, और H2CO3 में ये अनस्टेबल होता है H+ और HCO3-, ये इसमें टूट जाता है। यहाँ जो आपको HCO3- दिया हुआ है वो यही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है। ये HCO3- PEP, ये 4 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, 3 कार्बन का, सॉरी 3 कार्बन का है, और उसके साथ में ये जुड़ता है और यहाँ फिक्सेशन होकर 4 कार्बन का एसिड बन जाता है। ठीक, ये 4 कार्बन का जो एसिड है कौन है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है। ठीक है, ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ट्रांसपोर्ट करके आ जाएगा। यहाँ आपको पता है किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है? प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं सेल्स के बीच में, ये उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होके नीचे आ जाएगा, ये C4 एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये किस फॉर्म में आएगा? ट्रांसपोर्ट होके मैलिक एसिड की फॉर्म में आएगा। मैलिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो आएगा वो किस फॉर्म में आ रहा है? मैलिक एसिड की फॉर्म में आ रहा है, और मैलिक एसिड अब कन्वर्ट हो रहा है पायरुविक एसिड में। मैलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। मैलिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है पायरुविक एसिड में और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ रिलीज करा रहा है। ठीक है, पायरुवेट या पायरुविक एसिड, ये 3 कार्बन का कंपाउंड होगा। कोई दिक्कत? ये पायरुविक एसिड एज इट इज यहां आ जाता है और पायरुविक एसिड से रीजनरेशन होता है, फिर से ये बन जाएगा। ठीक, और इस प्रोसेस में एक ATP लगेगा, यहां रीजनरेशन में एक ATP लगेगा जो ADP में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आई बात या नहीं? बोलो।
एक कार्बन डाइऑक्साइड निकली थी। ये एक साइकिल में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकली? एक कार्बन डाइऑक्साइड निकली। और आपको फोटोसिंथेसिस के लिए कितनी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए? 6। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये यहाँ फिक्सेशन होगा भाई कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल आपको पता है, इसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो 6 साइकिल चलेंगे ऐसे। अगर ये 6 साइकिल चलेंगे तो यहाँ 6 एटीपी ही आपको लगाना पड़ेंगे। देखो मेरी बात समझ लेना, ये कितने एटीपी एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है आपको? 6 एटीपी एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है। लेकिन ये साइकिल ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रही है, वहां 2 का नुकसान हो रहा था। ठीक है, यहाँ 6 एटीपी एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, लेकिन खाना तो बन रहा है, वहां तो नुकसान हो रहा था फोटो रेस्पिरेशन में, और लेने के देने पड़ गए थे। अब ये जो पूरा साइकिल 6 बार चलेगा तो 6 एटीपी एक्स्ट्रा लगे। अब जरा हम पीछे जाते हैं और आपसे कुछ बात पे पूछते हैं। आपने जब बात करी थी कैल्विन साइकिल थी, तो कैल्विन साइकिल में कितने एटीपी लग रहे थे? 18 एटीपी, 12 6 कार्बन डाइऑक्साइड लग रही थी और 12 NADPH लग रहे थे। याद आया? और इन सबको हम देखते हैं तो एक साइकिल में निकल के आ जाते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 3 एटीपी और 2 NADPH। लेकिन ये काम कहाँ हो रहा था? कैल्विन साइकिल में। इतना तो हो रहा था कहाँ? कैल्विन साइकिल में हो रहा था, यानी C3 साइकिल में हो रहा था। अगर C4 की बात करेंगे तो वहां ये 6 एटीपी तो और लग रहे हैं, प्लस 6 एटीपी हो गए। ठीक, जिससे बनेगा ये 3 कार्बन का कंपाउंड। ठीक है, और ये साइकिल में ये चलेगा 2 बार, तो 12 एटीपी एक्स्ट्रा लगते हैं इसमें। इसमें कितने एटीपी लगते हैं? 12 एटीपी एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो ये याद रखने वाली बात है। सॉरी, इसमें ये याद रखिएगा, ये थोड़ा सा याद दिक्कत है। एटीपी से यहां बनता है AMP, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो 6 जो है ना, 6 एटीपी लग रहे हैं, लेकिन AMP बन रहा है, ADP नहीं बन रहा, उससे भी और एक और फॉस्फेट निकल गया, तो 2 PI निकले। इसे हम ये कह सकते हैं, AMP बन रहा है, इसे ये भी कह सकते हैं कि 2 ATP की जरूरत पड़ रही है। 2 ATP से 2 ADP बन इसको। तो याद रखिएगा, यहाँ 6 ATP ना कह के हम कहते हैं कितने ATP लग रहे हैं? 12 ATP। 6 की जगह कितने हो गए? 12 ATP। तो यहाँ ये याद रखने वाला पॉइंट है कि 12 ATP और एक्स्ट्रा लग रहे हैं। 12 एटीपी जो एक्स्ट्रा लग रहे हैं उनको अगर आप 18 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30 आ जाएगा। 30 हो गया, 30 एटीपी आ जाएगा। यही क्वेश्चन बनता है, 30 एटीपी और 12 NADPH किसके लिए? 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लगते हैं। समझ में आई बात या नहीं? बोलो, कोई दिक्कत इसमें? नहीं। ये पूरा साइकिल क्या कहलाता है? C4 साइकिल कहलाता है। इस पॉइंट को आप अगर समझ गए हैं तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। C4 साइकिल कंप्लीट होता है और C4 साइकिल के फायदे हमने आपको बता दिए कि भाई साहब यहाँ पे पहले तो एग्जांपल कि ज्यादातर मोनोकॉट्स में होगा और एक आर्टिप्लेक्स है एमरैंथस, उसमें आपका डाइकॉट है, उसमें ये होगा। दूसरी बात हमने बताया 12 एटीपी एक्स्ट्रा लग रहे हैं। क्यों? रीजनरेशन हो रहा है, जब पाइरुवेट को पीईपी में बदल रहे हैं तो एटीपी से एएमपी बन रहा है, जिसको हम कह सकते हैं 2 एटीपी से 2 एडीपी बन रहे हैं, इसलिए 12 एटीपी का यूज कर रहे हैं। ऐसे 6 साइकिल चलेंगे तो ये 12 एटीपी हो जाएंगे। ठीक है, पहला स्टेबल कंपाउंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड था। ये मैलिक एसिड की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा बंडल शीट में। मैलिक एसिड जब पाइरुवेट में या पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा तो निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे C3 साइकिल में और जो पाइरुवेट है ये वापस भेज दिया जाएगा ऊपर। क्लियर? ये पाइरुवेट वापस से रीजनरेट कर देगा पीईपी और पीईपी में फिर कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ के ये साइकिल चलता रहेगा। इस साइकिल कहते हैं C4 साइकिल। बोलो। ओके सर। ठीक, अब हम लोग आते हैं एक और स्पेशल टाइप का साइकिल है जिसे कहते हैं कैम साइकिल। स्कैम नहीं है, ये कैम साइकिल है, क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये वो प्लांट होते हैं जो सक्यूलेंट प्लांट होते हैं, सक्यूलेंट प्लांट। और सक्यूलेंट कौन से? ज़ीरोफिटिक। और इनके स्टोमेटा जो होते हैं वो कैसे होते हैं? स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा।
इनमें स्टोमेटा कैसे मिल रहा है आपको? स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा मिल रहा है। स्टोमेटा दो तरीके के होते हैं फोटो एक्टिव और दूसरे होते हैं स्कोटो एक्टिव। फोटो एक्टिव और स्कोटो एक्टिव। फोटो एक्टिव स्टोमेटा वो होते हैं जो दिन में खुलते हैं, सूरज की रोशनी में खुलते हैं, और स्कोटो एक्टिव वो होते हैं जो रात में खुलते हैं जब अंधेरा हो जाता है तब। तो ऐसे प्लांट्स कहलाते हैं कैम प्लांट्स जिनमें स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा मिल रहे हैं, या यूं कहें कि ऐसे प्लांट्स जिनमें क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म हो रही है उन्हें हम कैम प्लांट्स कहते हैं। अब अगर आपने C4 पढ़ लिया सही से तो आपको कैम पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, इसीलिए ये हम एक्स्ट्रा में पढ़ाते हैं। ये थोड़ा सी चीजें एनसीईआरटी में नहीं दी है, फिर भी हम आपको ये बताते हैं। तो आपने कहा ये सक्यूलेंट प्लांट्स हैं, जीरोफिटिक प्लांट्स हैं, जैसे आपने कहा कैक्टस हो गया, ठीक है, कैक्टस हो गया, कैलेंचोए हो गया, एगेव हो गया, ठीक, नाम लिख दे रहे हैं। तो यहाँ हमने कुछ नाम लिखे हैं, आप नाम देख लीजिए, ठीक है। क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म है इसे कहते हैं, और ये जिनमें होती है उन प्लांट्स का जो बिलोंग करते हैं वो प्लांट्स वो क्रैसुलेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। वो प्लांट कैसे हैं? सक्यूलेंट प्लांट्स हैं, और वो किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं? क्रैसुलेसी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं ये। और ये प्लांट्स हैं कैलेंचोए, अगेव और ओपुंशिया। एग्जाम्पल से याद रखिएगा वरना फिर दिक्कत में आप आ जाएंगे। एग्जाम्पल से क्वेश्चन कई बार उठे। स्टोमेटा दो तरीके के हमने यही बता दिया आपको, एक तो होते हैं फोटो एक्टिव और दूसरे स्कोटो एक्टिव। स्कोटो एक्टिव जो है ये नाइट में ओपन होंगे, ठीक है, नाइट में ओपन, और वो जो है वो लाइट की प्रेजेंस में ओपन होंगे, इन ओपन इन लाइट, ठीक। अब क्वेश्चन आया प्लांट ने ऐसा करा क्यों? देखिए आपको हमने बताया कि ये कैसे प्लांट है, ये सक्यूलेंट प्लांट्स है, यानी कि मांसल प्लांट है, यानी कि इनके अंदर पानी भरा हुआ रहता है। दूसरी बात है ये जीरोफिटिक हैं, यानी ये उन जगहों पे मिलेंगे जहां गर्मी बहुत होगी, रेगिस्तान होंगे, मरुस्थलीय होंगे, ठीक है, कंडीशन बहुत हार्श कंडीशन में ये रह रहे हैं। तो इनमें क्या होता है कि अगर ये रेगिस्तान में पानी मिल नहीं रहा है, इनकी पहली बात जड़ें तो बहुत अंदर तक होती हैं, पानी मिल नहीं रहा है। जब पानी नहीं मिल रहा है तो क्या करें? अपने पानी को बचाने के लिए ये पहली बात इनके जो पत्तियां होती हैं वो मॉडिफाई कांटे हुए, ठीक है, और इनके जो स्टेम होते हैं वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर बदल जाते हैं, उसमें पानी भरा रहता है। सनकिन स्टोमेटा भी होते हैं। हाँ, इनमें सनकिन स्टोमेटा भी मिलेंगे, उनके स्टोमेटा के आसपास हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। वो सारी बातें तो ठीक है, लेकिन इनके स्टोमेटा में एक और खास बात है कि ये रात में खुलेंगे। ये स्टोमेटा कब खुलेंगे? रात में खुलेंगे। और ये जो स्टोमेटा है ये किस फैमिली में देखे जाएंगे? क्रैसुलेसी फैमिली में, और इस तरीके के मेटाबॉलिज्म कहते हैं क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है, लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। अब रात में खुल रहा है, यानी एक ही सेल है उसमें स्टोमेटा कभी दिन में खुल रहा है और कभी रात में बंद, रात में खुल रहा है कभी दिन में बंद है, यानी दिन में बंद और रात में खुला है। सबसे पहले क्वेश्चन के रात में स्टोमेटा खुलने से फायदा क्या होगा? आपको पता है कि रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन नाम का एक प्रोसेस होता है। ट्रांसपिरेशन में पौधे जो है अपने एरियल पार्ट से वाटर को इन द फॉर्म ऑफ वेपर लॉस करेंगे, यानी लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स थ्रू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन से बचने के लिए ये रात में स्टोमेटा खोलेंगे, क्योंकि सुबह गर्मी ज्यादा होगी तो ट्रांसपिरेशन बहुत तेज होगा, और अगर ट्रांसपिरेशन तेज हो गया तब फिर सारा पानी तो उड़ जाएगा। तो उस पानी को बचाने के लिए क्या करते हैं, ये अपने स्टोमेटा को रात में खोलेंगे। तो पहली बात हो गई वाटर लॉस से ये बचेंगे। दूसरी बात क्या होती है कि रात में करते क्या है, जब ये वाटर ट्रांसपिरेशन कुछ तो होगा ही, थोड़ा बहुत पानी बाहर निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड उसी बीच में अंदर आ जाएगी। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आई है ये एक सेल की ही बात कर रहे हैं, एक ही सेल है, इसको हमने यहां दिखाया है दिन में और रात में, ठीक है, ये डार्क है या कहते हैं नाइट, ठीक है, और उधर डे। समझ में आई? एक ही सेल है ये। तो इस एक सेल में क्या हो रहा है, पहले कार्बन डाइऑक्साइड आई, ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट के साथ में जुड़ गई और बनाया ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड मैलेट की फॉर्म में, किस फॉर्म में? मैलेट की फॉर्म में पहुंच गया, मैलिक एसिड में बदल गया, और मैलिक एसिड में बदल के ये वैक्यूल के अंदर चला गया, रिजर्व हो गया, ठीक। क्लोरोप्लास्ट भाई साहब ये है, ये क्लोरोप्लास्ट भाई साहब।
सुबह के टाइम क्या होता है, ये रात में हो गई ड्यूरिंग नाइट, ये रात में हो गया, सब सही था। लेकिन जैसे ही दिन निकला, सुबह सूरज निकला, यहाँ देखिए स्टोमेटा क्लोज कर दिया गया तो पानी बाहर जा नहीं पा रहा, पानी अंदर का अंदर है। ये मैलेट जो होता है वापस से पाइरुवेट यानी पीजीए में बदलेगा, और पीजीए में बदलने के बाद ये आगे जाएगा और ये बनाएगा स्टार्च, किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये स्टार्च बना देगा। स्टार्च कैसे बनाएगा, वही कार्बन साइकिल चलेगा, C3 साइकिल, ठीक है, वाया C3 साइकिल। ये हो गया। क्यों, यहां जब ये पाइरुवेट निकला था कार्बन डाइऑक्साइड निकली थी, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां फिक्स हो जाएगी, ये पाइरुवेट स्टार्च उधर से भी आया इधर से भी आया, स्टार्च बन गई, ठीक। फिर रात आएगी, फिर रात में यही काम होगा। तो दिन में फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन आधा काम कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन रात में ही कर लेते हैं, अंदर ले जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। इस तरीके की मैकेनिज्म कहलाते हैं क्रेस्टिडेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, और ये कुछ स्पेशल टाइप के प्लांट्स में होती है, जैसे अगेव हो गया, कैलेंचोए हो गया, अपुंशिया हो गया, ये सैक्युलेंट जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, और इनके स्टोमेटा कहलाते हैं स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, क्योंकि ये छाई में यानी कि जब नाइट कंडीशन आएगी, अंधेरा होगा, तब खुलेंगे, फोटो एक्टिव स्टोमेटा नहीं। क्लियर हो गई मेरी बात? यस सर। तो ये C3 प्लांट, C4 प्लांट और कैम के थ्रू हमने बता दी डार्क रिएक्शन। हमने वहां से शुरू किया था कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस दो पार्ट में थी। लाइट रिएक्शन को भी बता दिया, डार्क रिएक्शन को भी बता दिया, C3, C4 और कैम, तीनों रिएक्शंस एक साथ हो गई। फोटो रेस्पिरेशन की भी बात हो गई। अब यहाँ जो बात आती है वो आ रही है कुछ फैक्टर्स की। वो फैक्टर्स जो हैं उनके ऊपर थोड़ी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, और उन फैक्टर्स को हम समझेंगे लिमिटिंग फैक्टर। यस, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, इस तरीके की बातें हम लोग करेंगे यहाँ पे। उसी को देखते हैं यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले तो एक लॉ पढ़ेंगे, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। ब्लैकमैन साहब थे, उन्होंने एक लॉ दिया, उन्होंने क्या कहा, लिमिटिंग फैक्टर होते हैं कुछ। क्या होते हैं वो लिमिटिंग फैक्टर, ये कैम के ऊपर ये पूरा है, कैम क्या होता है। यहाँ अगर आप C3 और C4 का कंपेयर देखना चाहते हैं तो यहाँ C3 और C4 को कंपेरेटिवली यहाँ दिया हुआ है कि C3 में क्या होता है और C4 में क्या होता है। कि C3 में RUBP पहला होता है और यहाँ पे PEP होता है। फर्स्ट प्रोडक्ट यहाँ 3 कार्बन का होता है, यहाँ 4 कार्बन का होता है। यहाँ क्रेज एनाटॉमी मिलती नहीं है, यहाँ क्रेज एनाटॉमी मिलती है। यहाँ एक तरीके के ही क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं, यहाँ दो तरीके के क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। यहाँ एंजाइम कार्बन साइकिल वाले सारे के सारे ग्रीन सेल्स में मिलेंगे, यहाँ 2 तरीके के सेल्स में मिलेंगे, कुछ मीसोफिल में मिलेंगे, कुछ बंडल शीट में मिलेंगे। यहाँ कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी कराता है रुबिस्को, यहाँ पे कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी कराएगा, कहाँ पे, सिर्फ बंडल शीट में। फोटो रेस्पिरेशन यहाँ हो जाएगा, ऑक्सीजन फंक्शन करती है एज अ इनहिबिटर ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा C4 में, इसी से बचने के लिए पूरी क्रेज एनाटॉमी बनाएगी। CO2 कंपनसेशन पॉइंट जो है वो 100 ppm पे होता है, और यहाँ पे CO2 कंपनसेशन पॉइंट 10 ppm या उससे कम पे होगा। अब ये CO2 कंपनसेशन पॉइंट क्या अभी बताने जा रहे हैं। CO2 NADPH और ATP का जो रेशियो आता है वो आता है 6, 12 और 18 का। यहाँ देखिए CO2 NADPH और 6, 12 और 30 का हो गया, बताया 30 ATP मिलेंगे। प्रोडक्टिविटी यहाँ पे मॉडरेट रहेगी, यहाँ इसके कंपेयर में ट्वाइस हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी दुगनी हो जाएगी। टेम्परेचर टॉलरेंस की बात करी जाए तो ये पुअर टेम्परेचर टॉलरेंस है, ये एक्सीलेंट है टेम्परेचर टॉलरेंस में। यहाँ ग्लूकोज सिंथेसिस होती है मीसोफिल में, यहाँ ग्लूकोज सिंथेसिस बंडल शीट में होगी। यहाँ यूटिलाइज करते हैं लो कार्बन डाइऑक्साइड को टिल इट रिमेन्स इतने ppm कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर, जबकि ये कंज्यूम करते हैं मोर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा कंज्यूम कर लेंगे। C3 प्लांट्स रिक्वायर 18 ATP फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, और यहाँ इसके बदले में 30 ATP चाहिए होते हैं। यहाँ हमने आपको बताया वेरी कॉमन इन डाइकॉट और मोनोकॉट, यहाँ पे बहुत ही कम मोनोकॉट और डाइकॉट तो बहुत ही रेयर होते हैं, ठीक है। आ जाते हैं कुछ एक पॉइंट के ऊपर, जैसे अभी हमने बताया कंपनसेशन पॉइंट।
आपने जब फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे होते हैं तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। वो पॉइंट जिस पे जितनी ऑक्सीजन बन रही है और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो बराबर बराबर आ जाए, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, कंपनसेशन पॉइंट। एज द लाइट इंटेंसिटी कंटिन्यूज, ठीक है, एज द लाइट इंटेंसिटी कंटिन्यूज टू इंक्रीज अ पॉइंट इज रीच्ड एट विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लाइट इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक टाइम आएगा जब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितना भी ऑल द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड अप इन रेस्पिरेशन एंड ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। दिस इज नोन एज कंपनसेशन पॉइंट। यानी कि लाइट की इंटेंसिटी, वो लाइट की इंटेंसिटी जिस पे जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है उतनी ही ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हो और दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लें, वो पॉइंट क्या कहलाता है, कंपनसेशन पॉइंट कहलाता है। पकड़ लिया? ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स की बात कर लें, फिर ब्लैकमैन के ऊपर आते हैं। फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले दो तरीके के फैक्टर होते हैं, कुछ तो बाहर की तरफ रहेंगे, कुछ प्लांट के अंदर रहेंगे। जो बाहर की तरफ रहते हैं उसमें लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आएगा, और जो अंदर की तरफ रहेंगे उसमें क्लोरोफिल, प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर, एक अननोन फैक्टर है, अमाउंट ऑफ स्टोर्ड फूड और एनाटॉमी ऑफ लीफ। ये इंटरनल फैक्टर होंगे, ये एक्सटर्नल फैक्टर होंगे। इन दोनों फैक्टर्स के लिए हमने सबसे पहले एक टर्म उठाना है, कार्डिनल पॉइंट्स। कार्डिनल पॉइंट, कोई भी रिएक्शन होती है उसके 3 कार्डिनल पॉइंट होंगे, और 3 कार्डिनल पॉइंट होते हैं मिनिमम, ऑप्टिमम, मैक्सिमम। ये 3 कार्डिनल पॉइंट के ऊपर कोई भी रिएक्शन वर्क कर रही होती है। आप जब ग्राफ में बनाओगे तो एक मिनिमम पॉइंट होगा कि रिएक्शन सबसे कम चलेगी, ऑप्टिमम कंडीशंस जिसके ऊपर रिएक्शन सबसे ज्यादा चल रही होगी, और जब उनको हम एक्सट्रीम पे ले जाएंगे तो फिर वो मिनिमम पे पहुंच जाएगा। ठीक है। फिजिक्स में आप पढ़ते हो, जैसे एक हीट का ही, थर्मोडायनामिक्स का ही एक लॉ है, नाम हमें नहीं याद आ रहा है, आप कमेंट में डालिएगा लॉ, कि आप जब उसको एक्सट्रीम तक ले जाते हो, कंडीशंस को एक्सट्रीम तक ले जाते हो, फिर से वो ठंडा हो जाती है। चीजों को गर्म करेंगे, गर्म करते 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 एक टाइम आएगा जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी, अपने आप वो ठंडी होना शुरू हो जाएगी, यानी कि वो रिएक्शन अपने आप से कम हो जाती है, वो मिनिमम की तरफ पहुंच जाती है। तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर। यहां पे हम एक बात करने जा रहे हैं ब्लैकमैन साहब की। साइंटिस्ट का नाम है ब्लैकमैन, और जिन्होंने एक लॉ दिया, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। उन्होंने कहा कि अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा फैक्टर से गवर्न हो रही है, कोई रिएक्शन है जो एक से ज्यादा फैक्टर से गवर्न हो रही है, कि आपने कहा कि कोई रिएक्शन है, जैसे कि मान लो फोटोसिंथेसिस की बात कर लें, ये एक से ज्यादा फैक्टर से गवर्न हो रही है। फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट भी चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए टेम्परेचर भी चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए पानी भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, ठीक है, क्लोरोफिल भी चाहिए। ये सारी चीजें अगर नहीं होंगी तो क्या रिएक्शन चलेगी? तो इसका मतलब ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये रिएक्शन चल रही है, यानी एक रिएक्शन कई फैक्टर की वजह से चल रही है। तो रेट को कौन डिसाइड करेगा कि ये रिएक्शन कितनी तेज चलेगी? रेट को वही फैक्टर डिसाइड करेगा जो इस रिएक्शन में सबसे कम अमाउंट में होगा। यानी कि अगर मान लीजिए हम कहें कि लाइट खूब पड़ रही है, पानी खूब ढेर सारा है, क्लोरोफिल खूब ढेर सारा है, बट कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो क्या होगा? रिएक्शन पूरी रुक जाएगी। भले ही सब कुछ सारा हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे रिएक्शन का रेट भी बढ़ता जाएगा। वो अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का जो सबसे कम है वही इस रिएक्शन को गवर्न कर रहा है। तो गवर्निंग फैक्टर कौन है? जो सबसे कम अमाउंट में होगा। He stated that when a process is conditioned as its rapidity by a number of separate factors, जब कई फैक्टर्स के ये जो है अपने प्रोसेस को गवर्न कर रहा है, द रेट ऑफ द प्रोसेस इज लिमिटेड बाय द पेस ऑफ द स्लोएस्ट फैक्टर। ठीक है। इसको समझने के लिए यहां एक एग्जांपल दिया गया है। यहां जो एक एग्जांपल है आप उसको ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए आपको ऊपर की तरफ एक ये चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट को आप गौर से देखिए। इसमें क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन की बात करी जाएगी। सपोज 1 यूनिट ऑफ लाइट इंटेंसिटी इज कैपेबल ऑफ फिक्सिंग 55 cc। 5 cc कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर सकते हैं 1 यूनिट से। लाइट की इंटेंसिटी कितनी कर दी जाए? 1 यूनिट कर दी जाए तो 5 क्यूबिक सेंटीमीटर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जा सकता है।
आप यहां देखिए, इफ 1 cc ऑफ CO2 इज प्रोवाइडेड, हमने क्या कहा, हमने CO2 की कंसंट्रेशन कितनी रख दी, 1 cc रख दी, 1 इंटेंसिटी कर दी। तो आप देखिए जब 0 कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन थी, लाइट की इंटेंसिटी हमने कितनी कर दी है, इफ 1 cc ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोवाइडेड, इस इंटेंसिटी पे हमने क्या कहा, 1 यूनिट इंटेंसिटी पे हमने 1 cc कार्बन डाइऑक्साइड दी, तो रेट यहां तक पहुंच गया। ठीक, 1 यूनिट दी थी लाइट, कहां तक आ गया रेट, यहां तक। जब 0 थी इंटेंसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन 0 थी, तो रेट 0 था। फिर वो धीरे धीरे हम कार्बन डाइऑक्साइड के कंडीशन को बढ़ाते गए, कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाते गए, कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाते गए, आप यहाँ रेट देखिए बढ़ता चला गया फोटोसिंथेसिस। क्लियर है मेरी बात? यानी कि हमने लाइट को यहां पे फिक्स कर रखा था। अब ये कितना हो गया, ये 5 cc पूरा कंज्यूम कर लेगी यहां तक। अब हमने लाइट, अब इसके बाद रिएक्शन क्या आगे बढ़ेगी, नहीं। अब कार्बन डाइऑक्साइड आप कितनी भी लगाते रहो, क्या रिएक्शन बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड आप यहां कर दो, 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 क्या बढ़ेगी, नहीं। यानी कि आप अगर एक बात गौर से देखो, पहली कंडीशन हमने कही कि ये 5 तक मैक्सिमम कर सकती थी, हमने शुरुआत कहां से करी, 1 से। 1 cc दिया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड को कितना दिया, 1 cc। 1 cc, तो इतने क्यूबिक सेंटीमीटर पे यहां तक रिएक्शन आ गई। फिर और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया, क्या कर सकती है, नहीं कर सकती। कार्बन डाइऑक्साइड 5 cc तक मैक्सिमम करने के बाद ये रुक जाएगी। अब यहां पे क्यों रुक गई है, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी 1 ही थी, लाइट की इंटेंसिटी तो 1 अब हमने लाइट की इंटेंसिटी को कर दिया डबल। देखिए लाइट की इंटेंसिटी को हमने जैसे ही डबल किया, ये 1 से पहुंच गया 2 पे। लाइट की इंटेंसिटी को जैसे ही हमने, अब फिर 2 पे जाके यहां फिक्स हो गया। अब क्या ये ग्राफ इसके आगे बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही हमने 3 किया, ये कहां पहुंच गया, ये 3 पे पहुंच गया। समझ में आई बात है नहीं? यानी कि रिएक्शन को हम देखें तो 2 फैक्टर एक दूसरे को, कभी वो मिनिमम हो रहा है, कभी ये मिनिमम हो रहा है, कभी वो मिनिमम हो रहा है, कभी ये, कभी लाइट जो है वो मिनिमम हो जा रही है, फैक्टर वो गवर्न करने लग रही है, कभी कार्बन डाइऑक्साइड मिनिमम हो जा रही है, वो गवर्न करने लग रही है। क्लियर है मेरी बात? यही कहलाता है लिमिटिंग फैक्टर, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। क्लियर? अब आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर, जो फैक्टर्स थे जिनके ऊपर हमने बात करी थी कि जो कार्बन फोटोसिंथेसिस को गवर्न कर रहे हैं, उन फैक्टर्स के ऊपर। तो एक्सटर्नल फैक्टर में लाइट आ जाती है। अब लाइट की 2-3 चीजें हैं, एक लाइट की क्वांटिटी है और दूसरी लाइट की क्वालिटी और इंटेंसिटी। क्वालिटी की बात करी जाए तो हमने आपको बताया कि लाइट जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, बस उसी में फोटोसिंथेसिस कराती है। 660 तक लेके जाएंगे या 780 तक, और 390 से ये विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, जिसमें 400 से 700 नैनोमीटर पे फोटोसिंथेसिस होती है, जिसे पार कहते हैं। अब इसमें भी फोटोसिंथेसिस सबसे अच्छी कहां होती है, आइए देखें। द बेस्ट फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन रेड लाइट, नेक्स्ट ब्लू लाइट, और ग्रीन में सबसे कम नील, लिख लीजिए। सबसे ज्यादा किसमें, रेड लाइट में, उसके बाद ब्लू लाइट में, और ग्रीन में 0। ग्रीन में तो फोटोसिंथेसिस होती ही नहीं है ग्रीन लाइट पे। समझ में आ गई बातें? बेस्ट इन रेड, नेक्स्ट बेस्ट ब्लू, और ग्रीन पे नील। ये पॉइंट पकड़ लीजिए, ठीक? कोई दिक्कत इसमें नहीं? आगे देखिए, यहीं से आपने एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम करे थे, याद आया? एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम यही थे कि ये जो ब्लू और रेड लाइट थी, उसी में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही थी। ठीक है, ये ब्लू लाइट हो गई, और रेड पे देखिए सबसे ज्यादा हो रही है। ठीक, इसके बीच वाले में सबसे कम रहती है। आइए, ये इंगलमैन का एक्सपेरिमेंट हम ग्रीनेल का और ये सब बातें कर चुके थे। लाइट इंटेंसिटी के ऊपर आते हैं, और लाइट इंटेंसिटी के ऊपर आते ही एक पॉइंट पकड़ने में आता है, सोलराइजेशन। ये क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, सोलराइजेशन कहलाता है। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते चले जा रहे हैं, सूरज की रोशनी बढ़ाते चला जा रहा है, बढ़ाते चला जा रहा है, इतनी तेज हो गई कि उसने क्लोरोफिल को ही खत्म कर दिया। इसको क्या कहते हैं? सोलराइजेशन। द टोटल ऑफ लाइट अबाउट 3% एब्सॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, photosynthesis start quite low intensity but very high intensity causes solarization। ठीक है, ये याद रखिएगा। जितनी भी ऑफ द टोटल लाइट अबाउट 3% इज एब्सॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, और उसका भी शायद 1% ही है जो फोटोसिंथेसिस कराता है। ठीक, सोलराइजेशन आपको समझ में आ गया। डिग्रेडेशन। अब आ जाते हैं टेम्परेचर के ऊपर।
अब किस पे आ जाते हैं? टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर। भाई साहब टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है और टेम्परेचर के ऊपर तो काफी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। टेम्परेचर को अगर आप देखेंगे तो बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। पहले तो ये देखिए कि फोटोसिंथेसिस अगर वेरी वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, एक वाइड रेंज में फोटोसिंथेसिस होती है अलग अलग। अगर आप कोनिफर्स की बात करिए, कोनिफर्स पाइनस वाले जैसे, तो कोनिफर्स में फोटोसिंथेसिस बहुत लो टेम्परेचर पे भी हो जाती है, -35 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी। अगर ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करी जाए तो उसमें फोटोसिंथेसिस 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाती है, -35 से लेके 75 तक की पूरी रेंज है, इतने टेम्परेचर रेंज में होती है। अब कुछ जीरोफाइट्स हैं जैसे ओपुंशिया फोटोसिंथेसाइज 55 डिग्री सेंटीग्रेड, ओपुंशिया में कितने हो जाती है? 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मोस्ट ट्रॉपिकल प्लांट्स स्टार्ट फोटोसिंथेसिस एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ज्यादातर ट्रॉपिकल जैसे हम लोगों वाले हैं तो 5 डिग्री। मोस्ट प्लांट्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज एट फास्ट रेट 10 to 25 और 30 तक, ये बहुत तेजी से भागेगा। फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बढ़ता रहेगा और फोटोसिंथेसिस के लिए Q10 की वैल्यू 2 होती है। ये Q10 क्या है, यानी क्वोशेंट क्या है? क्वोशेंट का मतलब है कि Q10 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ कि हर 10 डिग्री टेम्परेचर राइज के ऊपर फोटोसिंथेसिस की वैल्यू डबल हो जाएगी। अब इसका मतलब ये है कि 5 से 10 पे गए डबल, 10 से 20 पे गए डबल, 20 से 30 पे गए डबल। लेकिन अब आप कहें 30 से 40, 40 से 50, 50, 60, 70 और हम 200 तक ले जाए, ऐसा नहीं हो सकता। एक वही हमने कार्डिनल पॉइंट बनाया, ऑप्टिमम तक जाएगा, उसके बाद फिर जब आप और ज्यादा बढ़ाओगे तो सोलराइजेशन की कंडीशन आ जाएगी, वो गिरने लगेंगे, एंजाइम टूटने लगेंगे, डिग्रेडेशन हो जाएगा और ये सब बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो एक सर्टेन टेम्परेचर तक 30, 35, 40, अब वो सर्टेन टेम्परेचर की एक रेंज है, ठीक है। तो यहीं पे आपको वो रेंज हम बताना चाहेंगे। C3 प्लांट्स के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 10 से 25 डिग्री और C4 के लिए 30 से 45 डिग्री। C3 के लिए 10 से 25 डिग्री और C4 के लिए 30 से 45 डिग्री। नीट का क्वेश्चन, ये ऑप्टिमम कंडीशन होती है टेम्परेचर की, पिछले सालों में नीट में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये ऑप्टिमम कंडीशन है, ये इस पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस शो करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट पकड़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नहीं तो आपके हाथ से निकल जाएगा ये। आ जाते हैं अब कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर, ठीक है। चल आगे देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एज अ फैक्टर है ये भी। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, सबसे कम है, ठीक है, सबसे कम है, 0.03 होता है, ठीक। लेकिन हाउएवर इफ द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज बियॉन्ड दिस लिमिट, अगर एक लिमिट से ज्यादा हो गई, डिक्रीजेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अगर धीरे धीरे बढ़ाओगे तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी, लेकिन अगर आप कहें कि फिर अब नीचे बैठ के हमने आग ही जलाना शुरू कर दी, पेड़ के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड लगातार बनाए पड़े, तो फिर एक टाइम आएगा जब वो फोटोसिंथेसिस का रेट कम होने लगेगा। बुक में तो सही लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस। लिमिटिंग फैक्टर, माइनर कंस्टिट्यूएंट ही तो मेजर लिमिटिंग फैक्टर बनेंगे यार, जो सबसे कम अमाउंट में होगा वही तो मेजर लिमिटिंग फैक्टर होगा। अभी तो बताया ब्लैकमैन, तो ये रेट कहां से 10 से 15 टाइम बढ़ जाएगा। द अमाउंट एज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस, द 15 से 20 टाइम्स ऑफ द प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, अगर इतना बढ़ेगा द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो इंक्रीज। लेकिन अगर 20 गुना से ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, तो फिर फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा। वही बात कि एक लेवल तक तो फोटोसिंथेसिस बढ़ती जाएगी, लेकिन अब आपने कहा कार्बन डाइऑक्साइड और बढ़ा देंगे तो फिर ये फोटोसिंथेसिस का रेट कम होने लगेगा। क्लियर है मेरी बात? यस सर। चल अब वाटर के ऊपर आते हैं। जो वाटर है वो क्या कर रहा है, वाटर में भी आपको बताया जितना भी आप प्लांट्स यूज अब्सॉर्ब करते हैं उसका सिर्फ 1% ही यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस। लाइट के लिए 3% यूज कर रहे हैं,
इसके लिए सिर्फ 1% ही यूज कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। पॉल्यूटेंट्स की बात कर लेते हैं। तो जो पॉल्यूटेंट्स हैं हमारे भाई साहब, वो भी नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे? जैसे हमारे कुछ बहुत सारे पॉल्यूटेंट ऐसे हैं जो नाइट्रोजन के हैं। द स्मोक रिड्यूसेस लाइट, स्मोक जो है वो लाइट को रिड्यूस कर देगा। एंड इट कंटेन्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोकार्बन व्हिच रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यानी कि स्मोक के अंदर हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन के कंपाउंड है। जब सनलाइट में यूवी रेज पड़ती हैं, वो हाइड्रोकार्बन्स और ये नाइट्रेट एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे और बना देते हैं परऑक्सी एसिड नाइट्रेट, पैन। और ये जो पैन है ये ब्लॉक कर देता है किस रिएक्शन को? हिल रिएक्शन को, यानी लाइट रिएक्शन को। ये जेड स्ट्रीम को ब्लॉक कर देगा। तो पॉल्यूटेंट्स भी प्लांट के फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेंगे इस तरीके से। क्लियर हो गई मेरी बात? ये सारे फैक्टर आपके कौन से थे? एक्सटर्नल फैक्टर थे, ये बाहर की तरफ से थे। अब आ जाते हैं किसके ऊपर? इंटरनल फैक्टर्स में, जैसे क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का अमाउंट जहां कम होगा वहां फोटोसिंथेसिस भी कम होगी। प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर, ये एक अननोन फैक्टर है, लेकिन क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस डज नॉट स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर एक्सपोजर ऑफ प्लांट टू लाइट। आपने कहा सुबह सुबह जैसे ही सूरज की किरणें पड़ी तुरंत चालू हो गया, ये सोलर पावर नहीं बना रहा है कि सूरज की रोशनी पड़ते ही सोलर पावर चालू हो गई, ऐसा नहीं। तो क्या कहता है? कुछ टाइम लगता है प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने में। एंड इमीडिएटली आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोफिल, जैसे ही क्लोरोफिल का डेवलपमेंट हुआ उसके बाद फोटोसिंथेसिस चालू हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है? द रीजन फॉर दिस इज नॉट नोन। अभी तक इसका रीजन हमें पता नहीं है, लेकिन कुछ अननोन फैक्टर है जो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होंगे। आप रिसर्च करिए और बताइए ऐसे कौन है और नोबेल ले जाइए। ठीक है। प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, एक फैक्टर है, यानी कि फोटोसिंथेसिस में स्टार्च ही तो एंड प्रोडक्ट है। अगर स्टार्च की वैल्यू प्लांट के अंदर खूब ढेर सारी है, इफिशियंसी पूरी है, इफिशिएंट है, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस को कम करेगा। लेकिन अगर प्लांट में स्टार्च जो है वो कम अमाउंट में स्टोर है तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी। क्लियर है मेरी बात? एनाटॉमी ऑफ लीफ, आपको बताया कि अगर क्रेन्स एनाटॉमी होगी तो फोटोसिंथेसिस अच्छी होगी, अगर C3 वाला है तो फोटोसिंथेसिस जो है वो कम होगी। ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दो सिग्निफिकेंस है मेन, आपको पता ही फोटोसिंथेसिस के सिर्फ दो ही सिग्निफिकेंस है। पहला तो खाना वाना बनेगा और दूसरा प्योरिफिकेशन हो जाएगा एटमॉस्फेयर का, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन में आपको कन्वर्जन मिलेगा, बैलेंसिंग बनी रहेगी और प्लांट के अपना खाना मिलेगा और एक फूड चेन की शुरुआत होगी। ये बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस है। ठीक। इसी के साथ फोटोसिंथेसिस जो है वो पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस आपको पूरा समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप पूछे। हैव अ नाइस डे।